हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि इसके पहले हमने भारत और उसके अन्य पड़ोसी देशों के बारे में अध्ययन किया कि किस तरह से भारत के अन्य पड़ोसी देशों के साथ में उसका संबंध है। आज जो है हम देखने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं कि किस तरह से अब देश की अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं कौन सी है और उसका किस तरह से निराकरण किया जा सकता है। तो जैसे कि पिछले अध्याय तक हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के प्रभुत्व संपन्न राज्य की जो धनी राज्य थे उन्हें संपन्न राज्य कहा जाता है। संपन्न राज्य भारत की विदेश नीति तथा भारत की सुरक्षा व्यवस्था का अध्ययन किया। ये सभी अध्ययन हमने इसके पिछले अध्याय में कर चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों का अध्ययन किया और इसके साथ ही साथ हमने संयुक्त राष्ट्र संगठन की किस तरह से स्थापना की गई और उसकी स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य था उसके बारे में भी हम सभी ने अध्ययन किया। और इस अध्याय में हम कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन करेंगे। अब जो है इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से कौन कौन सी हमारे देश की अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हैं जो केवल एक ही देश की नहीं होती है, उन्हें उनके परिणाम अनेक देशों पर तथा कुछ दिनों बाद विश्व के सभी देशों पर होते हैं और विश्व को त्रस्त करने वाली इन समस्याओं को अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं कहते हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं किसे कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं अर्थात विश्व को त्रस्त कर देने वाली समस्याओं को अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने के लिए सभी राष्ट्रों द्वारा एकत्रित प्रयत्न करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि किसी एक देश के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समस्या को सुलझाया नहीं जा सकता। यह एक असंभव कार्य है। इसलिए यहाँ पर जब अंतर्राष्ट्रीय समस्या की हम बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय समस्या अर्थात यहाँ पर सभी राष्ट्रों के द्वारा एकत्रित होकर किया गया प्रयास। इस अध्याय में हम मानव अधिकार अर्थात मानव के क्या अधिकार हैं, पर्यावरण और आतंकवाद इनसे संबंधित समस्याओं का अध्ययन करेंगे। शरणार्थियों की समस्या भी अब अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप ले रही है, अतः हम इसका भी विचार करेंगे। शरणार्थी अर्थात अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में आना, अपने क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में आना, यह जो है यह शरणार्थी इसे कहा जाता है। तो सबसे पहला समस्या हम देखेंगे मानवाधिकार कि मानवाधिकार की समस्या किस तरह से मानवाधिकार यह समस्या अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है। तो मानवाधिकार की अवधारणा का उदय प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा में दिखाई देता है। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है कि मानवाधिकार की अवधारणा कहाँ दिखाई देती है। तो मानवाधिकार की अवधारणा का उदय प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा में दिखाई देती है। प्राकृतिक अधिकार, अब हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि प्राकृतिक अधिकार क्या है। तो प्राकृतिक अधिकार से तात्पर्य है मनुष्य के रूप में जन्म लेने पर जो अधिकार प्राप्त होते हैं वे अधिकार, अर्थात जन्म से ही जो हमें अधिकार प्राप्त हैं उसी को कहा जाता है प्राकृतिक अधिकार। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि प्राकृतिक अधिकार किसे कहते हैं या प्राकृतिक अधिकार से क्या तात्पर्य है।
तो प्राकृतिक अधिकार से तात्पर्य है कि मनुष्य के रूप में जन्म लेने पर जो अधिकार प्राप्त होते हैं वे अधिकार हमारे प्राकृतिक अधिकार कहलाते हैं, अर्थात प्रकृति के द्वारा, क्योंकि जन्म से ही वो अधिकार हमें प्राप्त है। किसी ने हमें वो अधिकार ला कर नहीं दिया है, बल्कि जब बच्चा जन्म लेता है तभी उसे स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार है। तो ये सभी अधिकार प्राकृतिक स्वरूप के अधिकार कहलाते हैं, क्योंकि यह हमें जन्म से ही प्राप्त है। अतः मानवाधिकार से तात्पर्य है मनुष्य के रूप में तथा समाज के एक घटक के रूप में जीने के लिए आवश्यक अधिकार। अब ये मानव अधिकार किसे कहते हैं? तो मानव अधिकार इसलिए उसे मानव कहा गया क्योंकि वो मनुष्य से संबंधित है, मनुष्य के अधिकारों से संबंधित है। तो मानव अधिकार से तात्पर्य क्या है कि मानव अधिकार मनुष्य के रूप में, जब हम मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं, न कि जानवर के स्वरूप में, जब हम मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं, मनुष्य स्वरूप में जन्म लेते हैं, तो मनुष्य रूप में जन्म लेने और समाज के, तब हम एक समाज के घटक बन जाते हैं और समाज के घटक के रूप में जीने के लिए जो भी आवश्यक अधिकार है उसी को कहा जाता है मानव अधिकार। तो अमेरिका तथा फ्रांस की राज्य क्रांति के समय स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, न्याय जैसे मानवाधिकारों का समर्थन किया गया था। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि अमेरिका और फ्रांस की राज्य क्रांति के समय किन मानव अधिकारों का समर्थन किया गया था? तो अमेरिका और फ्रांस की जब राज्य क्रांति हुई तो उसके समय प्रमुख मुद्दा यही था कि वहाँ पे मानवाधिकारों का हनन हो रहा था, अर्थात वहाँ पर स्वतंत्रता नहीं थी, समता नहीं था, बंधुत्व नहीं था, न्याय नहीं था। तो इन्हीं सभी मूल्यों पर ध्यान दिया गया। इन अधिकारों की आपूर्ति करने के लिए लोकतांत्रिक शासन का होना आवश्यक है और इस विचार को बल मिला। अगर हमें जो है समाज में एकरूपता लानी है, मानव अधिकार देने हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि लोकतांत्रिक शासन हो, और लोकतांत्रिक शासन होगा तभी यह कार्य संभव होगा। उसके बाद के समय में यूरोप में अनेक राष्ट्रों ने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली और संविधान को स्वीकार किया है। इसके शासन के अधिकार सीमित हो गए। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना सरकार की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मानी जाती है, अर्थात यह सरकार का उत्तरदायित्व होता है कि किसी के भी अधिकारों का हनन न हो सके। अब इसी स्वरूप में हम देखते हैं कि अगर हम अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार के स्वरूप में देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में मानवाधिकार अवधारणा का उदय। अब पहले ही आपको बताया गया मानवाधिकार का अर्थ क्या हुआ कि जहां पर मनुष्य के रूप में और समाज में एक घटक के रूप में जीने के लिए जो भी हमें अधिकार प्राप्त होते हैं उसे कहा जाता है मानवाधिकार। तब देखेंगे कि ये मानवाधिकार शब्द जो है, ये जो अवधारणा है, इसका उदय किस प्रकार से हुआ। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हो जाने पर मानवाधिकार का वैश्विक घोषणा पत्र तैयार किया और इस तरह से 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में यह घोषणा पत्र बहुमत से पारित हुआ था। कई सारे देशों ने उसका समर्थन किया और इसके बाद वर्ष 1966 में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय समझौतों तथा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों का समझौता, इन दो समझौतों को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में मान्यता दी गई और ये दोनों समझौते अंतर्राष्ट्रीय कानून के भाग हैं और इन समझौतों का पालन करना जो भी सदस्य राष्ट्र हैं
उन सभी सदस्य राष्ट्रों के लिए अनिवार्य है। उन सभी को इसका पालन करना ही होता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में मानवाधिकार अवधारणा का उदय किस प्रकार से हुआ, या मानवाधिकार अवधारणा के उदय पर चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हो जाने पर मानवाधिकारों का वैश्विक घोषणा पत्र तैयार किया गया। सेकेंड पॉइंट, 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में यह घोषणा पत्र बहुमत से पारित किया गया। और थर्ड पॉइंट, इसके बाद वर्ष 1966 में नागरिक और राजनैतिक अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय समझौता तथा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों का समझौता, इन दो समझौतों को संयुक्त राष्ट्र सभा आम सभा में मान्यता दी गई। और इस प्रकार से ये दोनों समझौते जो हैं, ये दोनों समझौते अंतर्राष्ट्रीय कानून के भाग बन गए और इनका पालन करना सभी सदस्य राष्ट्रों के लिए अनिवार्य हो गया। मानवाधिकार में जीने का अधिकार, अनाज, वस्त्र, आवास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, इन प्रमुख अधिकारों का समावेश होता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि मानवाधिकारों में किन अधिकारों का समावेश होता है। तो मानवाधिकारों में जीने का अधिकार, अनाज, वस्त्र, आवास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, इन सभी अधिकारों का समावेश होता है और ये अधिकार मौलिक होते हैं। ये अधिकार सभी को प्राप्त हो, यह देखना राज्य का दायित्व होता है, क्योंकि ये सभी के अधिकार हैं, सभी को यह अधिकार प्राप्त है, इसीलिए यह देखना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर खाली स्थान के लिए पूछा जा सकता है कि मानवाधिकार सभी को प्राप्त हो, यह देखना खाली स्थान का दायित्व होता है। तो किसका दायित्व होता है? किसी भी राज्य का उत्तरदायित्व होता है कि उस राज्य में निवास करने वाले जो लोग हैं उन्हें सभी प्रकार के अधिकार, जो उनकी मौलिक आवश्यकताएं हैं, मौलिक अधिकार हैं, वे सभी उन्हें प्राप्त हो। शीत युद्ध के काल में मानवाधिकार का प्रश्न अनेक बार संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में प्रस्तुत किया गया और इसी प्रकार से अफ्रीका का वर्णद्वेष मानवाधिकार विरोधी है, इसलिए वर्णद्वेषी शासकों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। उपनिवेशों को स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक व्यवस्था का आग्रह, ये सभी जो है कुछ उदाहरण है जो मानवाधिकार के लिए किए गए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। आधुनिक काल में वंशवाद, सीमावाद, आतंकवाद जैसी समस्याओं के कारण मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि मानवाधिकारों का हनन किस प्रकार से हो रहा है, आधुनिक काल में किस प्रकार से हो रहा है। तो आधुनिक काल में वंशवाद, सीमावाद, आतंकवाद जैसी समस्याओं के कारण मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। साथ ही अनेक वैश्विक प्रश्न, विश्व के सामने कई सारे प्रश्न खड़े हैं, जैसे संक्रामक रोग, अभी जैसे आप ये कोविड-19 ही ले लीजिए, तो ये भी विश्व के सामने एक समस्या जैसा है। पर्यावरण के लिए खतरा, प्राकृतिक आपदा के कारण मानवाधिकारों की अवधारणा भी अब अधिक व्यापक हो गई है, अर्थात अब जो है वह व्यापक होना, अर्थात उसका वृद्धि होना, विकास होना, बढ़ना। पर्यावरण संरक्षण, शाश्वत विकास, अर्थात जो हमें यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो सार्वभौमिक है, तो उसका विकास होना
उन सभी का भी समावेश मानव अधिकारों में भी किया गया है। अब जैसे मानवाधिकार के घोषणा पत्र में कुल 30 धाराएं हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि मानवाधिकार के घोषणा पत्र में कितनी धाराएं हैं? तो मानवाधिकार के घोषणा पत्र में 30 धाराएं हैं। रिक्त स्थान के लिए भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मानवाधिकार के घोषणा पत्र में खाली स्थान धाराएं हैं। तो यहाँ पर उत्तर स्वरूप हमें मिलता है 30 धाराएं हैं। और इस घोषणा पत्र में नागरिक स्वतंत्रता संबंधी धाराएं भी हैं। उसी प्रकार से रोजगार का अधिकार, समान काम के लिए समान वेतन जैसी आर्थिक अधिकारों का प्रावधान भी किया गया है। और सभी सदस्य राष्ट्र अपने नागरिकों को मानवाधिकार दे, यह अपेक्षा की जाती है। मानवाधिकार के घोषणा पत्र की तरह ही बालकों के अधिकारों का भी घोषणा पत्र, जो बालक स्वरूप है, तो बालक के अधिकारों का घोषणा पत्र भी 20 नवंबर 1959 को प्रसारित किया गया। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि बालकों के अधिकारों का घोषणा पत्र कब प्रकाशित किया गया? तो बालकों के अधिकारों का घोषणा पत्र 20 नवंबर 1959 को प्रसारित किया गया। अब हम देखेंगे कि मानवाधिकार और भारत और मानवाधिकार का क्या संबंध है। तो भारतीय संविधान में मानवाधिकारों को मौलिक अधिकार अर्थात कुछ प्रमुख अधिकार का स्थान दिया गया है। संविधान के मौलिक अधिकारों के साथ ही जैसे जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, महिलाएं हैं, अल्पसंख्यक को सुरक्षा का दायित्व तो सरकार पर है। वर्ष 1993 में मानवाधिकार सुरक्षा कानून बनाया गया। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि मानवाधिकार कानून कब बनाया गया? तो वर्ष 1993 में। यह रिक्त स्थान के लिए आ सकता है कि खाली स्थान में मानवाधिकार सुरक्षा कानून बनाया गया, तो वर्ष 1993 में। यह इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि वर्ष 1993 में खाली स्थान सुरक्षा कानून बनाया गया। तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है मानवाधिकार। और इस कानून के अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा राज्य मानवाधिकार आयोग स्थापित किए गए। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि मानवाधिकार कानून के अंतर्गत किस अधिकार की स्थापना की गई? तो यहाँ पर राज्य मानवाधिकार और राष्ट्रीय मानवाधिकार नामक आयोग की स्थापना की गई। मानवाधिकार का हनन अर्थात उसका शोषण करना, तो हनन होने पर छीनना, हनन अर्थात छीनना, तो हनन होने पर उससे संबंधित शिकायत पर ध्यान देना तथा उस संबंध में उचित कार्य करना, यह जो है मानव अधिकार आयोग का उत्तरदायित्व होता है। अभी यहाँ पर ये सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है कि कोई जो है मानवाधिकारों के जो मौलिक अधिकार प्राप्त हैं उसका हनन न कर सके। अब हम देखते हैं पर्यावरण, किस तरह से पर्यावरण जो है वह हमसे संबंधित है, हमारे अधिकारों के अंतर्गत उसका भी समावेश होता है। तो वर्तमान में मानवाधिकार की अवधारणा अधिक व्यापक हो गई है। आज जो है वर्तमान समय में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मानवाधिकार और अधिक व्यापक स्वरूप का हो गया है तथा ऐसा माना जाता है कि सुरक्षित पर्यावरण एक महत्वपूर्ण मानवाधिकार है।
अर्थात ये हमारे अधिकार के अंतर्गत आता है कि अगर हमने एक मनुष्य रूप में जन्म लिया है तो एक सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण में हम रहें, यह हमारा एक अधिकार है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 1970 में पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जागरूकता और आवश्यकता प्रस्तुत की गई। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है कि पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जागरूकता और आवश्यकता कब प्रस्तुत की गई? तो वर्ष 1970 में, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी शुरुआत की गई। बढ़ता औद्योगिकरण और ऊर्जा की बढ़ती आवश्यकता के कारण यहाँ पर पर्यावरण के लिए कुछ खतरा निर्माण हो रहा है, और ऐसा पर्यावरण विशेषज्ञों का मत है कि उन कार्यकर्ताओं ने 22 अप्रैल 1970 को प्रथम वसुंधरा दिवस मनाया। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि प्रथम वसुंधरा दिवस कब मनाया गया? तो 22 अप्रैल 1970 को वसुंधरा दिवस मनाया गया। और इस वसुंधरा दिवस में खेतों में बड़ी मात्रा में उपयोग लाई जाने वाली रासायनिक खादें और कीटनाशक औषधियाँ, वाहनों के कारण उत्पन्न होने वाला ध्वनि प्रदूषण, परमाणु ऊर्जा भट्टियों से होने वाला किरणोत्सर्ग, अर्थात जो वहाँ से किरणें निकलती हैं, तेल रिसाव अथवा रासायनिक गैसों का रिसाव आदि के कारण पर्यावरण असुरक्षित बनता है। यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि किन कारणों से पर्यावरण असुरक्षित बनता है? तो पर्यावरण, जब हम रासायनिक खादें, कीटनाशक औषधियाँ, वाहनों के कारण उत्पन्न होने वाला ध्वनि प्रदूषण, इसके साथ ही साथ परमाणु ऊर्जा भट्टियों में होने वाला किरणोत्सर्ग, तेल रिसाव और रासायनिक गैसों का रिसाव आदि के कारण पर्यावरण हमारा असुरक्षित बनता है, और यहाँ पर पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित कई सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इस अनुभूति से पर्यावरण सुरक्षा का प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आने लगा। लोग जो है इसके विषय में चर्चा करने लगे। और वर्ष 1990 के बाद वैश्वीकरण की बाढ़ आने पर, अर्थात वैश्वीकरण की बाढ़ सी आ गई, तो वैश्वीकरण की बाढ़ आने पर राष्ट्रों का परावलंबन बढ़ गया। यहाँ पर लोगों के आपस के संबंध बढ़ गए, और उसके कारण पर्यावरण की समस्या हल करने के लिए राष्ट्रों को आपसी सहयोग की आवश्यकता निर्माण हुई। वातावरण प्रदूषित होने अथवा तेल या गैस का रिसाव होने के कारण पर्यावरण के लिए निर्माण होने वाला खतरा एक रास्ते तक सीमित नहीं रहता है, उसके परिणाम भी दीर्घकालीन होते हैं, अर्थात एक लंबे समय तक उसका असर पर्यावरण में दिखाई देता है। अतः इन समस्याओं के निवारण हेतु उपाय योजना करने के लिए राष्ट्रों को एकत्रित होकर और एक सहमति के साथ सहयोग का कार्य करना आवश्यक जान पड़ता है। तो यहाँ पर कारण लिखो के लिए आ सकता है कि पर्यावरण समस्याओं के निवारण हेतु उपाय योजना करने के लिए राष्ट्रों को एकत्रित होकर सहमति और सहयोग के कार्य करना आवश्यक हो गया है। कारण लिखो, तो वहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे कि वर्ष 1990 के बाद वैश्वीकरण की बाढ़ आने पर राष्ट्रों का परस्परावलंबन बढ़ गया, और उस कारण पर्यावरण की समस्या हल करने के लिए राष्ट्रों को आपसी सहयोग की आवश्यकता निर्माण हुई। अगला पॉइंट लिखेंगे कि वातावरण प्रदूषित होने अथवा तेल या गैस का रिसाव होने के कारण पर्यावरण के लिए खतरा निर्माण होता है, और उसके परिणाम जो है दीर्घकालीन होते हैं। अतः
इन राष्ट्रों के निवारण हेतु उपाय योजना करने हेतु राष्ट्रों को एकत्रित करके उनकी सहमति और सहयोग दोनों चीजें लेना अति आवश्यक हो चुका है। वनस्पति और प्राणियों की प्रजातियां नष्ट होना। आज कई सारी प्रजातियां हैं प्राणियों की, वनस्पतियों की, जो हमारे समाज से पूर्णतः विलुप्त हो चुकी हैं, गायब हो चुकी हैं। मृदा अर्थात मिट्टी, मृदा की उर्वरक शक्ति कम होना। आज हम देख रहे हैं अनुपजाऊ भूमि अधिक हो गई है और उपजाऊ भूमि कम हो गई है। पानी की किल्लत, कि सभी जगह पानी की परेशानी हो गई है, इसलिए आज आप एडवर्टाइज में भी देखते हो कि बूंद बूंद बचाओ, बूंद बूंद से सागर बनता है। तो हम, क्योंकि एक एक बूंद जो है वह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तापमान, वर्षा की मात्रा कम अधिक होना और अनिश्चित होना, कभी भी वर्षा अधिक हो जाना, कभी बिल्कुल ना होना, कभी बिल्कुल कम होना और कभी भी हो जाना। तापमान बढ़ना, नदियाँ तालाब सूखना, नदियों और समुद्र का प्रदूषण होना, नए नए रोगों की निर्मित होना। आज आप देख रहे हो नए नए प्रकार के रोग जो हैं वह अपना पांव पसार रहे हैं। समुद्र का प्रदूषण, एसिड वर्षा, ओजोन की परत का क्षीण होना, ये सभी पर्यावरण हास्य के दुष्परिणाम हैं, अर्थात पर्यावरण को नष्ट करने की यह दुष्परिणाम है। और इनमें से कुछ परिणाम विशिष्ट राष्ट्र तक सीमित होते हुए भी उनके दीर्घकालीन परिणामों के कारण उन प्रश्नों को वैश्विक स्वरूप प्राप्त हुआ है। तो कुछ प्रश्न मूल में ही वैश्विक स्वरूप के होते हैं। तो इस प्रकार से आज जो है हमने मानवाधिकार के बारे में अध्ययन किया और पर्यावरण की किस तरह से पर्यावरण को सुरक्षित रखना आवश्यक हो गया है और किस तरह से पर्यावरण का समावेश मानवाधिकार के अंतर्गत किया गया है और उसके निवारण हेतु हम क्या कर सकते हैं।